27 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के दौरान जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज्यादा डिप्लोमेट्स प्रोटेस्ट में नेतान्याहू को पीठ दिखाकर असेंबली से वॉकआउट कर गए। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इसराइल की गाजा और लेबनान पर बमबारी के खिलाफ। लेकिन वॉकआउट का क्या फायदा? उसके बाद इसराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ गाजा की बात करें तो पिछले एक साल के दौरान 45,000 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, और लाखों लोग बेघर हुए, वो अलग। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई मर्तबा इसराइल को वार्न भी किया है कि यह जंग भयानक शक्ल इख्तियार कर सकती है। इसकी एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने तब देखी जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूर से 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर फायर किए। 2 अक्टूबर तक की रिपोर्ट ये है कि इसराइल ने ईरान को संगीन नताइज देने के बावजूद अब तक इसराइल को रोकने में नाकाम है। इसराइल की असल ताकत समझने से पहले हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में समझना भी जरूरी है। इसराइल और पैलेस्टाइन का मसला तो तब से चल रहा है जब इन दोनों का कोई वजूद भी नहीं था। फिलहाल का ये है कि पैलेस्टीनियंस को धाकिल कर एक छोटी सी स्ट्रिप तक महदूद रखा हुआ है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये टेरिटोरी सिर्फ 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहां से ना निकालना आसान है और ना इसके अंदर जाना। एक साइड पे मेडिटेरेनियन, एक तरफ इजिप्ट, तो 2 साइड्स पर इसराइल मौजूद है। सिर्फ जरूरत की चीजें यहां जाती हैं, वो भी तब जब इसराइल चाहता है। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि गाजा स्ट्रिप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। गाजा इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए तो उसके नतीजे में इसराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की वो अब तक चल रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गाजा की लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है, जो न चाहते हुए भी इस जंग में धाकेल दिए गए हैं। 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हजारों लोग बेघर हुए और जख्मी इतने के गिनाती करना भी मुश्किल है। गाजा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का ढेर मालूम होता है। इसराइल का कहना है कि यह सब उन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को खत्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। फर्स्ट सोचने की बात यह है कि गाजा, जिसकी 2017 में पॉपुलेशन 5 लाख के करीब थी, उनमें से 42,000 लोग, यानी पॉपुलेशन का 8%, कैसे मिलिटेंट विंग हो सकते हैं? इसराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा की लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो गाजा स्ट्रिप छोड़कर लेबनान में पनाह लें। चिहान, वही लेबनान जहां आजकल इसराइल की एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। पर यह काम इतना आसान नहीं होता। पहले इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में एंट्री करनी पड़ती है, फिर वहां से सीरिया और फिर आखिर में लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह का काफी जोर रसूख है, जो एक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, और यह ग्रुप गाजा में हमास की मदद भी करता है। पर आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन? 1980 में लेबनान में सिविल वॉर के दौरान इसराइल ने साउथ लेबनान पर कब्जा कर लिया था। इसराइल से मुकाबला करने के लिए वहां एक आर्म्ड ग्रुप उभर कर सामने आया, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। इस ग्रुप ने इसराइल को लेबनान से बाहर निकाला, और तब से ये लेबनान का एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिटेंट विंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्रुप लेबनान की आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है और इसको ईरान की सपोर्ट हासिल है। जब से हिजबुल्लाह का वजूद हुआ है, तब से ये इसराइल के लिए खतरा बना हुआ है, और हर आए दिन इनकी झड़प होना एक मामूल बन चुका है। लेकिन पिछले साल गाजा पर हमलों के बाद से हिजबुल्लाह ने खुल्ला पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट देने का ऐलान किया था। अब यहाँ इसराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। हमले करना तो आसान था, लेकिन अब उनको लेबनान में हिजबुल्लाह को भी जवाब देना पड़ रहा था। अब लेबनान में डायरेक्टली अटैक करने के लिए इसराइल को कोई बड़ी वजह चाहिए थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तभी उन्होंने पेजर अटैक्स प्लान किए। 17 और 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के 3,000 से ज्यादा पेजर्स और रेडियो सेट्स एक साथ फट पड़े। हिजबुल्लाह ने इसका इल्जाम इसराइल पर लगाया और साथ ही इसराइल पर कई रॉकेट्स भी फायर किए। जिस मौके की तलाश थी वो अब आ चुका था। इसराइल ने अगले दिन से ही साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया भर की कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट की इस सिचुएशन को मजीद खराब होने से पहले लड़ाई को खत्म करने के लिए भी भरपूर कोशिश की है, और कई कंट्रीज ने इसराइल को काफी क्रिटिसाइज भी किया है। मदद की बात की जाए तो दुनिया भर से गाजा के लिए बहुत एड भी अनाउंस की गई।
सिर्फ यूएस की बात करें तो 30 सितंबर 2024 को रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने गाजा में पैलेस्टीनियंस की एड का ऐलान किया। 7 मार्च 2024 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने गाजा में मदद करने के लिए मिलिट्री पोर्ट बनाने का ऐलान किया और इसी साल 27 को यूएसएआईडी ने $53 मिलियन की फौरी इमदाद का ऐलान भी किया। इस तरह के अनकाउंटेड ऐलान हमें मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स पर मिलते हैं, लेकिन जहां दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ इसराइल को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वहीं इसराइल उतना ज़्यादा इन हमलों में शिद्दत लेकर आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरा हुआ छोटा सा इसराइल किसी के काबू में नहीं आ रहा। इस मामले को पिछले 1 साल में 3 मरतबा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया गया। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अलग अलग कंट्रीज के नुमाइंदे हिस्सा लेते हैं और किसी भी मसले का वोटिंग के जरिए फैसला किया जाता है और ये फैसला फिर अगली कंट्री को मानना पड़ता है। लेकिन तीनों मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में जब सीज फायर का अग्रीमेंट हुआ तो अमेरिका ने अपनी वेटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया। चुनान वही अमेरिका जिसमें गाजा के लिए करोड़ों डॉलर्स की एड का ऐलान किया था। जून 2024 में तो अमेरिका ने खुद एक सीज फायर का अग्रीमेंट फाइल किया था जो सिक्योरिटी काउंसिल में पास भी हो गया था, लेकिन उसको भी बाद में वेटो कर दिया गया। एक तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि जंग किसी के हक में नहीं है, तो दूसरी तरफ यूएन में वेटो पावर्स का इस्तेमाल भी अमेरिका ने ही किया। न सिर्फ इतना, बल्कि स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 और 2023 के बीच इसराइल ने जितने भी वेपन्स इंपोर्ट किए उनमें से 99% अमेरिका से मंगाए गए। और अमेरिका की तरफ से हर साल इसराइल को $3 बिलियन की मिलिट्री एड भी दी जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि अमेरिका गाजा पर हमले रोकने की बात तो करता है, दूसरी तरफ इसराइल को सपोर्ट भी करता है। यही वजह है कि जंग कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, जो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में कोई भयानक शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। फिर यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। इस सवाल के जवाब की कड़ियां रिलीजन से जाकर मिलती हैं। यूएस के व्हीटन कॉलेज की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, करीब 35-40% लोग ऐसे हैं जो बाइबल पर पूरा यकीन रखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इसराइल का बनना बाइबल के एन मुताबिक है। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद इसराइल की प्रोटेक्शन और यहूदी लोगों के लिए आवाज़ उठाना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को CUFI कहा जाता है, यानी क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इसराइल। पूरे दुनिया में इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मिलियन मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिकन पॉलिटिक्स के काफ़ी बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। क्रिश्चियंस के इस ग्रुप को जायन भी कहा जाता है। याद रहे कि क्रिश्चियनिटी एक अलग रिलीजन है और जूडाइज्म एक अलग, जबकि जायोनिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट है जो इसराइल के हक में काम करती है। सबसे अहम बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि हर जू या हर क्रिश्चियन जायोनिस्ट हो। साइनिस्ट का ये ग्रुप अमेरिकन पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में अपनी मर्जी के फैसले कैसे करवाता है, इसके लिए एक अलग कमेटी है जिसको AIPAC यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल लॉबिंग कमेटी है जो अमेरिकन कांग्रेस में जो चाहे जब चाहे अपनी मर्जी के फैसले करवा सकती है। यूएस कांग्रेस में ही सारे फैसले लिए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, बजट अप्रूव होते हैं और जंग भी मुसल्लत की जाती है। यूएस कांग्रेस के मेंबर्स ये तमाम फैसले वोटिंग के जरिए करते हैं। अब अगर कोई एक बड़ा ग्रुप यूएस कांग्रेस के ज़्यादा मेंबर्स को खरीद ले और उनसे कहे कि फलन फलन रेजोल्यूशन में वोटिंग उनके हक में देनी है, तो इसको लॉबिंग कहना जाता है। और हैरत की बात यह है कि अमेरिका में लॉबिंग करना बिल्कुल लीगल है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जो लॉबिंग कर रहा है उसको ये तमाम डिटेल्स पब्लिक रखनी है और अंडर द टेबल किसी भी कांग्रेस के मेंबर को पैसे नहीं देने, यानी जो कुछ होगा सबके सामने होगा। AIPAC की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि ये ग्रुप अमेरिकन गवर्नमेंट में इजरायली पॉलिसीज लागू करवाने के लिए लॉबी करता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो कैंडिडेट्स जो यूएस जनरल इलेक्शन में खड़े हुए और जिन्हें AIPAC की सपोर्ट हासिल थी, उनमें से 98 इलेक्शन जीत गए। इन कैंडिडेट्स को $4 मिलियन भी दिए गए। यह ग्रुप न सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स में इसराइल पसंद पॉलिसीज लागू करवाता है, बल्कि जो इसराइल के खिलाफ हैं उनको हराने का काम भी करता है। इनकी वेबसाइट पर लिखा है कि इन्होंने 24 ऐसे कैंडिडेट्स को भी हरवा दिया जो प्रो इसराइल पॉलिसीज के खिलाफ थे। वसी की इसराइल के लिए सपोर्ट अब काफ़ी भयानक शक्ल इख्तियार करने लगी। हुआ कुछ यूं था कि इसराइल की बॉम्बिंग और गाजा में ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के खिलाफ
साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी में एक केस फाइल किया। ये कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, लेकिन ये अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। 24 अप्रैल 2024 को आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर असद करीम खान को 12 यूएस सेनेटर्स की तरफ से एक धमकी भरा लेटर रिसीव होता है, जिसमें लिखा था कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आईसीसी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू और दूसरे इजरायली लीडर्स को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स निकलने वाला है। इसमें लिखा था कि अगर आपने ऐसा किया तो हम यानी यूएस आपके इदारे के खिलाफ बदतर सैंक्शंस लगाएंगे और आपकी फैमिली के यूएस विजिट्स पर भी पाबंदी लगा देंगे। इस लेटर में साफ साफ लिखा था, इफ यू टारगेट इजराइल वी विल टारगेट यू। और लेटर के एंड में मेंशन किया गया, यू हैव बिन बैंड। इस लेटर के साथ उन 12 यूएस सेनेटर्स के नाम और सिग्नेचर्स भी अटैच्ड थे। फेस की बात यह है कि आईपैक की वेबसाइट पर उन तमाम सेनेटर्स की लिस्ट मौजूद है जो प्रो इजरायली कैंडिडेट्स हैं और जिनके लिए फंडिंग जमा की जा रही है। और आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर को धमकी भरा लेटर लिखने वाले सेनेटर्स के नाम भी इसी लिस्ट में खुलकर लिखे हुए हैं, पर कहानी अभी बाकी है। बॉन्ड्स के बारे में तो आप सबने सुन रखा होगा। ये ज्यादातर गवर्नमेंट्स इशू करती हैं इन्वेस्टर्स से पैसा जमा करने के लिए, और बदले में बॉन्ड खरीदने वाले को सालाना प्रॉफिट दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को लोन की सूरत में पैसे मिल जाते हैं, और जब भी बॉन्ड वापस करना हो तो गवर्नमेंट वो वापस खरीद भी लेती है। अब आते हैं असल स्टोरी पे। द गार्डियन की एक स्टोरी के मुताबिक अगस्त 2023 में इजरायली बॉन्ड्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिका में ओहायो स्टेट ट्रेजरर को ईमेल करके कहा कि क्या वो $5 मिलियन के इजरायली बॉन्ड्स खरीदेंगे। नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट इदारे को कोई चीज़ बेचना इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगले 40 मिनट्स में ही ट्रेजरर ऑफिस ने इजरायली बॉन्ड्स की परचेस अप्रूव कर दी। बाद में मालूम पड़ा कि हमास और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद मुख्तलिफ यूएस स्टेट्स और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ने कम से कम $1 बिलियन के इजरायली बॉन्ड्स खरीदे हैं। यूं मालूम होता है कि अमेरिका की इजराइल को सपोर्ट करने की एक नहीं बहुत सारी वजहें हैं। इनमें सबसे आखिरी है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं, ईरान और यूएस के बीच पिछली कई दहाइयों से मसले चलते आ रहे हैं। अफगानिस्तान में 20 साल का अमेरिकन कब्जा हो या इराक में होने वाली जंग, अमेरिका को मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक वफादार पार्टनर की ज़रूरत है, और ये पार्टनरशिप इसराइल के अलावा कौन निभा सकता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जंग ख़त्म करना कोई बड़ा मसला नहीं है। अरब कंट्रीज़ चाहती हैं कि पैलेस्टीनियंस को उनका हक दिया जाए, लेकिन इसराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है।